श्री राम जन्मभूमि के फैसले को रुकवाने की बात की, आपके मुंह से ऐसा नहीं जचता। अपना गिरेबान झांकिए। वैसे श्री राम, श्री माता श्री जी के लिए यानी सीता माता के लिए यूज होता है और राम भगवान राम के लिए यूज होता है। इसलिए क्योंकि ये आपसे ऊपर से निकलने वाली बातें हैं, आप ऐसी बातें अपने मुंह से मत कहें, क्योंकि आपका और आपकी पार्टी का श्री राम जी के बारे में जो स्टैंड रहा है वो पूरा भारत जानता है। All these anti-Hindu and anti is culture, anti-national culture forces are uniting to defame the Hinduism, the Hindu gods, and Hindu leaders, national leaders like Savarkar and Ambedkar. These people are going to an extent of insulting Mr. Savarkar and Ambedkar also. So I think the Rahul Gandhi statement should be seen as if he is speaking on behalf of some Muslim organization as their spokesperson, not as a Congress leader. If he is speaking as a Congress leader, I think we should not take it seriously also. We have Nyamika joining us at this point. Nyamika, good afternoon. Well, it's the election season and the debate often revolves around Lord Ram here, but now Goddess Sita is also being debated upon the BJP and the Congress. Well, that's correct, as the Congress leader Rahul Gandhi has this time questioned the BJP and RSS for always saying Jai Shri Ram and why they have never used the slogan of Jai Siya Ram. That is what the Congress leader Rahul Gandhi has questioned during the Bharat Jodo Yatra. As Nyamika, please to stay on with us. विनोद बंसल जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। विनोद बंसल जी, पहले राम और रावण तक की बात होती थी, डिबेट होती थी, अब माता सीता को भी अब बीच में लेकर आ रहे हैं राहुल गांधी। कहते हैं बीजेपी आरएसएस कभी नहीं बोलेगी जय सिया राम। जो लोग जय श्री राम से घबराते हैं, जय श्री राम को जो है एक चुनावी स्लोगन मान करके उसका अपमान करते हैं, जो लोग गौ माता का श्रृंगार करके और जो उसके बछड़े की सिर को लहरा लहरा के कहते हैं कि हमें तो बीफ खाने का अधिकार है, जो लोग लगातार राम को नकारते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा तक देते हैं, वो आज सियाराम की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में भारत बदल रहा है। मैं कहता हूँ आप सियाराम कहिए, लेकिन कम से कम कहो तो सच्चे मन से ना। ऐसा तो मत करो कि श्री राम जय श्री राम नहीं बोलूंगा, जय सियाराम बोलूंगा। अरे भाई जय सियाराम बोलो तो सही, कम से कम हो सकता है कि भगवान राम आपको उद्धार कर दें। वहां जाकर के अयोध्या में जाकर के भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर कभी तो जाओ भाई, और मत्था टेक के आओ, बोलो जय सियाराम, कोई दिक्कत नहीं। जय श्री राम मत बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उस पर राजनीति मत करिए। हम ये कहते हैं कि बार बार जगह जगह मंदिर जाने की बात तो है, लेकिन उसी मंदिरों को तोड़ने की बात करते हैं, उन्हीं मंदिरों के ऊपर अधिग्रहण की बात करते हैं, उन्हीं मंदिरों के धन पर ये कुर्सी रखते हैं और उन्हीं मंदिरों पर कब्जा करने की बात करते हैं ये लोग। आप बताइए कि कैसे, किस मुंह से सियाराम बोलेंगे? और आप मुझे बताइए, देखिए जब पोप जॉन पॉल आए थे, मुझे तो जानकारी ये भी लगी है कि वो उनका बैप्टाइजेशन करके गए थे। अब सोनिया जी के घर, लेकिन महिलाओं को लेकर क्यों बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि सीधे तौर पे बीजेपी और आरएसएस में महिला नेता ना होने के कारण इसलिए वो लोग घबराते हैं कि जय सियाराम कभी नहीं बोलेंगे। देखिए जय सियाराम हमें तो बोलने में दिक्कत है नहीं, लेकिन इनको जय श्री राम बोलने में जरूर दिक्कत है। माता सीता के बारे में किस तरह की अभद्र बातें इन लोगों ने की हैं और इनका जो चाल चरित्र चेहरा है, वो मुझे बताइए कि राम को नकारने वाले सियाराम की बात करते हैं, तो ये बड़ा देश जानता है कि इनका जो इलेक्शन आते के साथ ही मंदिर जाने की बात, सियाराम की बात करना, ये सब बातें जो है ना वो कोई आपको नई बात नहीं है। तो आप कह रहे हैं ऐसी बातें राहुल गांधी को शोभा नहीं देती हैं जिस तरीके से अगर हम चुनावी माहौल है। विनोद बंसल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रतन शारदा जी, इट्स द इलेक्शन सीजन, द डिबेट ऑफन रिवॉल्व्स अराउंड लॉर्ड राम, नाउ गॉडेस सीता इज आल्सो बीइंग डिबेटेड। Well, what they speak of the ramblings of the great Muni, great Baba, Mr. Rahul Gandhi. He is such a great philosopher, Baba, these days, that every day he spells some magic pearls of wisdom which nobody can understand. As far as battle for Ram, Siya Ram is concerned, he has forgotten that in the last visits to Ayodhya, Narendra Modi has always said Jai Siya Ram, because he doesn't want to listen or doesn't want to listen.
as far as place of women is concerned in RSS BJP Ratan has Sharda ji, I'm told that the BJP is holding a press briefing on the same issue. I have to thank you, sir. Let's cross live. जी के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करना। बंधुगण, आज अखबार में एक बहुत ही सुखद खबर है। G20 चल रहा है और G20 के पूरे इस प्रकरण के आरंभ में ही यूएस के राष्ट्राध्यक्ष बाइडेन साहब ने कहा है कि मैं अपने दोस्त मोदी के साथ खड़ा हूं और G20 में जो भी समर्थन हमारा रहेगा, हम सब मिलकर आगे काम करेंगे। एक तरफ पूरा विश्व, द होल ग्लोब स्टैंड्स विथ नरेंद्र मोदी, एक तरफ पूरा विश्व आज मोदी जी का लोहा मान रहा है और किस प्रकार से हम अपने प्रधानमंत्री को लेकर आगे बढ़ें, इस पर पूरा विश्व आज चिंतन कर रहा है। मगर उसी समय कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार की भाषा का प्रयोग मोदी जी के लिए ये अपने आप में बहुत ही दुखद है और चिंतनीय है। रावण खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खुद के बहुत निकट के पूर्व सांसद कांग्रेस पार्टी के, और याद होगा आपको, ये सांसद वो हैं जिन्होंने गलती से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना माइक ऑन रख लिया था, बीएस उग्रप्पा साहब ने, और उसमें कांग्रेस के सारे काले कारनामे मीडिया के सामने उजागर हो गए थे। गलती से पीसी से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो बोल रहे थे कि ये डीके शिव कुमार तो 100 करोड़ रुपए ले गया है, मगर फलाना फलाना ये तो कमीशन खाता है। ये सारी चीजें उनकी खुद के पीसी में रिकॉर्ड हो चुकी। तो ये वो बीएस उग्रप्पा जी हैं जिन्होंने अब मोदी जी को भस्मासुर कहा है। रावण कह लिया, दुर्योधन कह लिया, भस्मासुर कह लिया, मोदी नीच इंसान है यह भी कह लिया, मोदी यमराज है यह भी कह लिया। सोनिया जी ने तो खुद कहा था मोदी जी मौत का सौदागर हैं, मोदी जी को कॉकरोच कह लिया, मोदी जी को चूहा कह लिया, नपुंसक कह लिया, औकात दिखा देंगे गुजरात में यह भी कह दिया है और चोर भी कह दिया है। पूरी फहरिस्त है मेरे सामने, मगर आज मैं कहना चाहता हूं कि 100 गाली पूरे हो चुके हैं। 100 गाली पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस ने अपने आप को शिशुपाल के रूप में प्रस्तुत किया है। अब समय आ चुका है जब गुजरात की जनता और हिंदुस्तान की जनता, जो जनार्दन है, जनार्दन माने कृष्ण है, जनता ही कृष्ण है, जनता ही जनार्दन है। अब हम आह्वान करते हैं जनता से, जनार्दन से और कृष्ण से कि वो लोकतंत्र रूपी चक्र धारण करके ऐसी पार्टी का लोकतांत्रिक रूप से समापन करे। 100 गालियां कांग्रेस ने दे दिया है, 100 गालियां गिनती के साथ, रावण, दुर्योधन, भस्मासुर, चोर इत्यादि कहते हुए, मौत का सौदागर। 100 गालियां पूरी हो चुकी है। अब जनता जनार्दन, जनता ही कृष्ण है और भगवान कृष्ण बन के जनता अब सुदर्शन उठा करके, लोकतांत्रिक सुदर्शन उठा करके, लोकतांत्रिक तरीके से ईवीएम के माध्यम से गुजरात में और पूरे हिंदुस्तान में जवाब देगी कि गाली देने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता है। कोविड में वैक्सीन देने वाला बड़ा होता है। वो व्यक्ति कभी भस्मासुर हो ही नहीं सकता है जिसने 80 करोड़ जनता को राशन दिया। गुजरात में 4 करोड़ लोगों को राशन दिया है। वो व्यक्ति कभी भी भस्मासुर नहीं हो सकता है जिसने गुजरात के अंदर 11 लाख लोगों को आवास योजना के माध्यम से आवास देने का काम किया है। वह व्यक्ति कभी भस्मासुर नहीं हो सकता है जिसने गुजरात के सौराष्ट्र में जहां पानी की कमी थी, वहां मां नर्मदा से प्रार्थना करते हुए मां नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र में पहुंचाया और सौराष्ट्र को सिंचित करने का काम किया है, पल्लवित करने का काम किया है। वह कभी भी असुर नहीं हो सकता है। वह व्यक्ति कभी भी असुर नहीं हो सकता है जिसने बिजली और हर घर नल योजना के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों के हृदय को छूने का काम किया है। इसलिए वह भस्मासुर नहीं हो सकता। मगर आज मुझे कहते हुए आश्चर्य लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के शब्दकोश में केवल और केवल गाली है। बंधुगण, एक यह विषय था और दूसरा विषय भी उतना ही संगीन है और दूसरे विषय को जरा तफसील से मैं रखूंगा ताकि आप सब इसे पूरी तरीके से समझ सकेंगे। ये केजरीवाल जी और ये मनीष सिसोदिया जी जो हैं दिल्ली में, ये जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिस प्रकार से कहानी के माध्यम से
झूठ को सच बनाने की कोशिश करते हैं, ये हम सब जानते हैं। अभी चंद दिनों पहले केजरीवाल जी ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी को क्लीन चिट मिल गया है, और ये जो एक्साइज पॉलिसी वाला घोटाला है, ये कोई घोटाला नहीं है, क्योंकि सीबीआई ने और ईडी ने मनीष सिसोदिया जी के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्जशीट नहीं किया है। मैं अब 5 मिनट लूंगा और, मगर पूरी तरह से ये जो झूठ अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी बोल रहे हैं, उसको यहां पर पर्दाफाश करूंगा और बिल्कुल बताऊंगा कि क्यों ये झूठ है। और आने वाले समय पर गाज क्यों मनीष सिसोदिया जी पे गिरेगी, ये मैं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा। जो एक्साइज पॉलिसी को स्टडी किया हुआ है, जिस व्यक्ति ने और जिन लोगों ने एक्साइज पॉलिसी को करीब से देखा है, उनके मन में किसी प्रकार का डाउट या संशय नहीं है कि गाज तो मनीष सिसोदिया जी, जो कि एक्साइज मिनिस्टर रहे हैं और जिनके तत्वावधान में, जिनके गाइडेंस में ये पॉलिसी बनी है, गाज तो गिरेगा ही गिरेगा और वो कानून के आगे पेश होंगे ही होंगे। ऐसा क्यों है, इसके विषय में बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मगर कुछ आज खुलासा करूंगा। पहले भी बीजेपी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। आप जानते हैं कि ये 32 पेज का एक रिमांड नोट है। ये जो 32 पेज का रिमांड नोट है, ये आज से कुछ दिनों पहले, 3-4 दिन पहले, एक अमित अरोड़ा, आप जानते हैं ये जो पूरा का पूरा शराब घोटाला हुआ, उसमें अमित अरोड़ा एक व्यक्ति है जिसने पैसा लिया, पैसा दिया, ये सारा काम अमित अरोड़ा ने भी किया है। तो इस अमित अरोड़ा की गिरफ्तारी हुई थी, और गिरफ्तारी के बाद हमें अमित अरोड़ा का रिमांड क्यों चाहिए, तो ईडी ने कोर्ट में ये सारा डॉक्यूमेंट रखा था कि क्यों चाहिए। तो उस डॉक्यूमेंट में जो 32 पेज का है, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो ये स्पष्ट करता है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो एक्साइज पॉलिसी में इन्वेस्टिगेशन है, वो ऑनगोइंग है। नंबर 1, वो चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। नंबर 2, वो संगीन है, जो आरोप उसमें हैं वो बहुत ही संगीन है। और इतने सारे तार आके मनीष सिसोदिया के साथ जुड़ रहे हैं कि ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन करके एक होलसम, मतलब एक पूरा डॉक्यूमेंट मनीष सिसोदिया पे फुल प्रूफ तरीके से तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा, मगर वो फुल प्रूफ होगा। अभी सीबीआई ने और ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल किया, वो उन लोगों के खिलाफ था जो लोग गिरफ्तार थे या जिनको रिमांड में लेना था। जैसे कि किसको कस्टडी में रखा हुआ है, इनकी कस्टडी एक्सटेंड करनी है, तो एक टाइम लिमिट होता है, उसके अंदर आपको चार्जशीट फाइल करना पड़ता है, तभी आप उनको ज्यादा दिन रख के और पूछताछ कर सकते हैं। तो इसलिए ये कुछ लोगों के खिलाफ 5-6 लोग जो गिरफ्तार थे, जो अंदर थे, जिनमें विजय नायर, मनीष सिसोदिया का राइट हैंड है, अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त हैं, और ऑफिशियल बंगलों में, ये जो विजय नायर है, ये ऑफिशियल बंगलों में मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के बंगलों में रहते थे। आम आदमी पार्टी ने उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का बंगलो भी दिया हुआ था, तो उसमें रहते थे। ये लोग सब गिरफ्तार थे, तो चार्जशीट में इन लोगों का नाम है। इन सबके तार मनीष सिसोदिया से जुड़ रहे हैं। इसमें कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, एक तो मैंने जो बार बार कहा आपको कि मनीष सिसोदिया जी इससे छूट नहीं सकते, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। आप इसमें 2-3 बातें मैं मार्क करूंगा, आप इसको याद रखिएगा। पहला, मैं कुछ तारीख बताऊंगा, पत्रकार सामने लिख रहे हैं, वो तारीख जरा आप लिख लेंगे क्योंकि इजी रहेगा। इसमें लिखा हुआ है कि एन FIR नंबर सो एंड सो डेटेड 17/8/2022 was registered by CBI ACB न्यू दिल्ली अगेंस्ट श्री मनीष सिसोदिया। तो मनीष सिसोदिया जी का नाम पहली बार आता है कि 17 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के नाम पे एक FIR दर्ज हुआ, और ये CBI और ACB न्यू दिल्ली ने किया है। नंबर इत्यादि दिया हुआ है, मैं डिटेल में नहीं जाता हूं। पहली बार मनीष सिसोदिया का नाम, डेट याद रखिएगा क्योंकि कुछ खुलासा हम करने वाले हैं, 17 तारीख को। उसके बाद आप देखिएगा दूसरे पन्ने पे फिर से मनीष सिसोदिया जी का नाम आता है, और 4th पैराग्राफ में कोर्ट में सबमिट किया हुआ रिमांड कहती है कि द OM मतलब ऑफिस मेमो, द OM डिस्क्लोजेस दैट श्री मनीष सिसोदिया, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर GNCTD of Delhi,
श्री अरवा गोपी कृष्णन, देन कमिश्नर एक्साइज GNCTD दिल्ली, और श्री आनंद तिवारी, देन डेप्यूटी कमिश्नर दिल्ली, श्री पंकज भटनागर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ दिल्ली, were instrumental in recommending and taking decisions pertaining to excise policy for the year 21-22 without approval of competent authority, with an intention to extend undue favors to licensees. तो मनीष सिसोदिया का नाम नंबर 1 पे आता है। बाकी कुछ लोगों का नाम आता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 21-22 में एक ऐसा एक्साइज पॉलिसी तैयार किया जिसमें अनड्यू बेनिफिट कुछ लोगों को मिल सके, उसके लिए एक षड्यंत्र रचा गया। तो इस कस्टडी नोट में भी मनीष सिसोदिया जी का नाम मौजूद है। 2 तारीख फिर आप याद रखेंगे इसमें। एक तारीख है 20/7/2022, जब श्री विनय कुमार सक्सेना, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, उन्होंने इसको फ्लैग ऑफ किया था और एक लेटर लिखा था कि इस पर केस होना चाहिए। और 22/7/2022, 2 दिन के बाद इस पे FIR रजिस्टर किया गया। अर्थात ये जो पूरे मामले पर FIR रजिस्टर करने का काम पहली बार 22/7/2022 को हुआ। तीसरी बार इसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम आता है, दूसरे पेज में ही आता है। इसमें लिखा जाता है, बहुत लोगों का नाम है और आगे आता है, दीज पीपल आर क्लोज एसोसिएट्स ऑफ श्री मनीष सिसोदिया एंड एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एंड डाइवर्टिंग दी undue pecuniary advantages collected from liquor licensees to accused public servants. इसमें अमित अरोड़ा का भी नाम है, दिनेश अरोड़ा का नाम है, अर्जुन पांडे का नाम है। ये सारे लोग ये पैसा इकट्ठा करते थे और पैसा इकट्ठा करने के बाद ये आगे इस पैसा को बढ़ाते थे। और इस पूरे प्रकरण में मनीष सिसोदिया जी का एक बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि ये सारे लोग मनीष सिसोदिया के क्लोज लोग हैं। ये भी आप कस्टडी नोट में देख सकते हैं। फिर एक तीसरे पन्ने पर आता है कि इट इज रिवील्ड दैट द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी वाज अ डिवाइस क्रिएटेड बाय द लीडर्स ऑफ आम आदमी पार्टी। ये एक डिवाइस था जो लीडर्स ऑफ आम आदमी पार्टी ने क्रिएट किया था टू रिसीव किकबैक्स लेने के लिए, घूस लेने के लिए और पैसे पाने के लिए एक डिवाइस क्रिएट किया था। तो ये लीडर्स कौन है मैं भविष्य में बताऊंगा आपको। अब आप आगे देख सकते हैं, इसमें आता है GOM, ये पेज नंबर 5 में है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिसके अंतर्गत ये पूरी एक्साइज पॉलिसी बनी वाज हेडेड बाय हुम? मनीष सिसोदिया। तो ये पूरा जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है जिसके अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा था, तो उसके हेड मनीष सिसोदिया है। तो स्वाभाविक है जब गलती आप करते हैं तो आपका जो हेड होता है, जिसके निर्देश पाकर आप गलती करते हैं, तो हेड के ऊपर ये सारा विषय जाता है। तो मनीष सिसोदिया जी का नाम दोबारा आता है GOM के माध्यम से। कई जगह इसी प्रकार आप देख सकते हैं, मैं आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि विषय पे आना है मुझे। कई जगह और GOM और मनीष सिसोदिया का नाम पेज नंबर 10 पे भी आता है कि GOM वेंट अगेंस्ट द सजेशंस ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी एंड द पब्लिक कमेंट्स। तो एक्सपर्ट कमेटी के खिलाफ में गया और पैसा पाने के उद्देश्य से मैलिफाइड इंटेंशन के माध्यम से मनीष सिसोदिया ने काम किया। यहां भी मनीष सिसोदिया जी का नाम आता है। आगे भी पेज नंबर 12 में मनीष सिसोदिया जी का नाम आता है कि पहले कैसे केवल 2% दिया जाता था कमीशन। मनीष सिसोदिया जी के कहने पर 12% कमीशन दिया जाने लगा और इसका एक बड़ा चंक जो है ये 6% घूस के रूप में आम आदमी पार्टी को ही और मनीष सिसोदिया जी के कहने पर यह होता था। यह भी कस्टडी नोट में मेंशन्ड है। तो कहने का तात्पर्य है कि कस्टडी नोट में ये सारी चीजें मेंशन है और कैसे उसके कारण 2873 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ, यह भी मेंशन है। ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने किए हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब